आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्बे वादा आपके सामने हर दिन सुबह सुबह आते हैं। आज इतवार का दिन है और 8 मई की तारीख है। और आज जब आपके सामने आए हैं तो ज़रूर जहां जम्मू कश्मीर से हम शुरुआत करेंगे कि छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। मुल्क के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे और भी कुछ अहम तरीन मामलात है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और आपको अपडेट करेंगे कि हर पल जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क भर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जब आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे तो याद रखिएगा आज पूरी दुनिया के अंदर यौम मादर बनाया जा रहा है। तो इसलिए हमारी तरफ से आप सबको, हमारी माओं को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और ये एक दिन ना हो बल्कि हर दिन हो। और बजाय जो हम सोशल मीडिया अपडेट्स करते हैं दीगर चीज़ें, उससे अच्छा ये है कि कुछ वक्त अपनी माँ के साथ बिताएं हम। और बहुत सारा एक ट्रेजर है ये अगर इंसान को आए लेना। तो फिर आज की शुरुआत करते हैं जी। आज ख़बरों में हम थोड़ी देर में आपके पास आएंगे, लेकिन आपको फटाफट से बताते चले कि आप टीवी पर हमें देख रहे हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे और आपके ज़रिए से जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात दुनिया भर तक जा सकें। तो करते हैं जी शुरुआत। और आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज माजी में हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात क्या कुछ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 8 मई है आज क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर। कुछ अहम वाक़ात हैं, कुछ अहम तारीख है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ नाजरीन, आज 8 मई है और आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आज जो है वर्ल्ड मदर डे मनाया जा रहा है और साथ ही साथ आज की यानी कि 8 मई साल 2006 में ईरानी सदर महमूद अहमदी नज़ाद ने अमरीकी सदर जॉर्ज बुश को ख़त लिखा। और ये ख़त अमरीकी सदर को लिखा जाने वाला जो ये ख़त है ये 27 सालों में किसी ईरानी सदर का पहला ख़त था। और आज ही के दिन 8 मई 1990 में एस्टोनिया को दोबारा आज़ादी हासिल हुई, यानी कि वो आज 8 मई को आज़ादी का दिन मनाते हैं। और आज ही के दिन साल 2008 में इराकी वज़ीर दिफा ने अलकायदा के रहनुमा अबू अयूब अल मिस्री की गिरफ्तारी का दावा किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1821 में यानी कि 8 मई 1821 में यूनानियों ने तुर्क फौजियों को शिकस्त दी, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम बातें जो हमने आपके साथ ही शेयर की हैं। आज 8 मई आज क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर वो हमने आपको बताया। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जनाब साउथ कश्मीर के उस ज़िले की जो सुबह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और बात करते हैं ज़िला कुलगाम की, जहां पर दिवसर इलाके के अंदर, दिवसर के आसपास के गांवों के अंदर इस वक्त झड़प जारी है। और बड़ी खबर हम आपको जहां शुरुआत कर रहे हैं कि ज़िला कुलगाम के अंदर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। एनकाउंटर शुरू हो गया और पिछले कई घंटों से लगातार वहां पर तरफैन के बीच में गोलाबारी का सिलसिला जारी है। 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। और इस वक्त भी लगातार वहां पर जो है ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जनाब कुलगाम दिवसर का चियान गांव है, जहां पर 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली थी, जिसके बाद पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ चिवान दिवसर इलाके कुलगाम के अंदर। उसके बाद लगातार जब जीरो किया गया उस इलाके की ओर पहुंचा गया जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे, तो मिलिटेंटों की तरफ से फायर किया गया है। और इस तरीके से मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम खत्ता जम्मू कश्मीर के ज़िला कुलगाम में दिवसर नामी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार के अलावा सीआरपीएफ, आर्मी के 9 आरआर जवानों ने मज़कूरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद तलाशी मुहिम जारी रखी है, जिसके बाद उस घर तक पहुंचे हैं जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे। उसके बाद ये पूरा इलाका जो है ये माना जा रहा है कि जनाब ये कंजक्टेड एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है। और यहाँ पर जिस तरीके से अब ऑपरेशन शुरू किया गया है इसमें कुछ मजीद वक्त जो है लग सकता है इसे कंक्लूड कर दें। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि 2 या 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं और छुपे मिलिटेंटों से लगातार जो है वो पहले हथियार डालने की भी कोशिश करवाई गई थी, लेकिन वो नाकाम हुई है। अब जो इतला आ रही है
कि ज़बरदस्त गोलाबारी इलाके के अंदर हुई थी और थोड़ी देर पहले गोलियों का तबादला भी रुका है, लेकिन सर्च और कॉर्डन लगातार जारी है और पुलिस ने भी एनकाउंटर की तस्दीक कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर कुलगाम का इलाका, जहां पर मुसलसल झड़प चल रही है और झड़प के अंदर 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सामने आ रही है। अब्दुल हमीद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन पर। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ जिला कुलगाम की खबर है? क्योंकि खबर यह है कि 2 या 3 मिलिटेंट दिवसर का चियान गांव जो है वहां पर छुपे बैठे हैं और 9 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त जारी है। हाँ जी, ये शबाना झड़प शुरू हो गई जो कुछ घंटों तक जारी रही और सुबह देर गए तक अभी भी जारी है। वहां पे लगता है कि जो लोकल सोर्स से हमें पता चला है कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे ददरकोट का एक लड़का जो मिलिटेंट्स के साथ में शामिल हुआ था, वो भी इसमें ट्रैप हुआ, वो भी वहां पे लड़ रहा है। अभी पुलिस की तरफ से कोई भी इस बारे में कंफर्मेशन अगर नहीं मिली है, मगर एनकाउंटर के हवाले से यही बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स वहां पे छुपे हुए हैं। जी, तो ये बताइएगा, ये भी इत्तला आ रही थी कि मिलिटेंटों को सरेंडर करवाने की काफ़ी कोशिश की जा रही थी रात से और शायद वो अब नाकाम हो गई है वो कोशिश। हाँ, ऐसा ही है कि रात के वक्त जब उनको ये कहा गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, मगर फौज के मुताबिक उन्होंने वहां पे फौज पे गोलियां चलाई, जिसके बाद ये दोनों तरफें से गोलियां चली और सुबह तक वो जारी रहा। अभी भी एनकाउंटर जारी है, अभी भी फौज ने वहां पे मार्का नहीं छोड़ा है, अभी भी वहां पे कार्डन लगा हुआ है और जो आने और जाने वाले रास्ते उनको सील कर दिया गया, पूरी तरह से गांव को सील कर दिया गया। मजीद आर्मी भी बुलाई गई है जो कि मिलिटेंट्स को कहीं से भी किसी भी तरीके से। हमीद जरा ये भी बताएगा, क्या ये जो मिलिटेंट इस वक्त इलाके में है ये किसी रिहायशी मकान के अंदर मौजूद है और कितने मिलिटेंटों की मौजूदगी बताई जाती है पुलिस के हवाले से? अभी तक इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि क्या ये वहां पे बागात में लड़ रहे हैं या अभी किसी मकान में रिहायशी मकान में है। अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद। फिलहाल आप बता रहे थे कि खारजी और दाखिली रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, मज़ीद कुंभक जो है पुलिस की उसे तलब कर दिया गया है और ज़रा जो बता रहे हैं कि जो नौमुंतखब मिलिटेंट है गुज़श्ता दिनों जिसने मिलिटेंसी की सफ़ों में ज्वाइन किया था, हो सकता है वो भी वहाँ पर हो। ताहम अभी इस पूरे मामले पर तस्दीक होना बाकी है। ताहम जनूबी कश्मीर में गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान ये दूसरा तसादुम है। कल आपको याद होगा कि पहलगाम इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था और उसमें भी हिज़्बुल मुजाहिदीन के आला कमांडर और उसके 2 साथी मारे गए थे। और अब इस वक्त दिवसर का ये गांव है जहां पर बड़े पैमाने पर सर्च कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया गया और सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। तस्दीक इसकी पुलिस की तरफ से की गई और पुलिस राय का मानना है कि 2 या 3 मिलिटेंट वहां पर छुपे बैठे हैं। और जिस तरीके से हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स बता रहे थे कि एक मकामी मिलिटेंट भी हो सकता है जिसने सिर्फ चंद दिन पहले मिलिटेंसी की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी। पुलिस की लगातार ये कोशिश थी और एजेंसीज की ये कोशिश थी कि ये तसादुम आराई ख़त्म हो और मिलिटेंट सरेंडर करे। कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर गोलियों की गनगड़ जो है वो सुनाई दे रही है और सभी खारजी और दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है और एहतियातन मजीद डिप्लॉयमेंट भी इस इलाके के अंदर कर दी गई है। इस पर हमारी बाद में भी नजर रहेगी, आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं जी अपनी एक और बड़ी खबर की ओर जो नॉर्थ कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है। जी गौहर। जी हाँ, शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर फोर्सेस की जानिब से जो है मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। 2 मिलिटेंटों की गिरफ्तारी हुई है। नाके के दौरान पुलिस का कहना है कि एक नाका लगाया था, एक मुस्तदिक का इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही पुलिस की जानिब से फोर्सेस की जानिब से वहाँ एक नाका लगाया गया और 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है नाके के दौरान। साथ ही साथ फोर्सेस ने यह भी कहा है कि नाके के दौरान जिस गाड़ी में मिलिटेंट सवार थे वो गाड़ी भी फोर्सेस की जानिब से उसे तहवील में ले लिया गया है। ये पुलिस की जानिब से कहा गया है कि बांडीपुरा में इस हवाले से 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस की जानिब से कहा गया है, जिनके कब्जे से आर्म्स और एमुनिशन भी रिकवर हुआ है। ये पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों की गिरफ्तारी हुई है। वुलर वंताम अरगाम के नज़दीक ही 2 जो एक आल्टो कार में सवार थे और साथ ही साथ जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उसके बाद ही
वो वहाँ से रुके। जब तलाशी ली गई तो मिलिटेंटों के उनके कब्जे से हथियार कुछ हथियार था वो बरामद हुआ है। गोलियां और कुछ ग्रेनेड बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 30 गोलियां उनसे बरामद हुई है। एक पिस्टल भी हुआ है और उस पिस्टल का मैगजीन के साथ साथ कुछ गोलियां भी पिस्टल की वो उनसे बरामद हुई है। ये पुलिस की जानिब से इस हवाले कहा गया है कि ये दोनों जो उनकी शनाख्त आबिद अली जो कि और दूसरे का नाम है फैसल हसन परे, ये दोनों हिरपुरा अच्छन पुलवामा के रहने वाले हैं, यह पुलिस की जानिब से कहा गया है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा से जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि फोर्सेस की जानिब से 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है, जहां से इन गिरफ्तार हुए मिलिटेंटों से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल और कुछ मैगजीन भी, AK-47 राइफल के मैगजीन, पिस्टल के मैगजीन भी उनसे बरामद हुए हैं। जबकि एक गाड़ी जिसमें सवार थे, आल्टो कार, जिसमें ये दोनों सवार थे, पुलवामा के रहने वाले, हिरपुरा पुलवामा के रहने वाले हैं। दोनों की गिरफ्तारी हुई है एक नाके के दौरान। पर अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। बात अब ज़रा करते हैं महकमे सोशल वेलफेयर की। जी हाँ नाजरीन, महकमे सोशल वेलफेयर जो कि इस वक्त सुर्खियों में बना है, लोगों की जानिब से नाराज़गी जताई जा रही है। श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के नौगाम इलाके के अंदर महकमे सोशल वेलफेयर ने इज़्ज़त नफ्स जो है उसे पामाल किया है, क्योंकि जिन बेवाओं को उनकी तरफ से सोशल महकमे वेलफेयर की जानिब से जो उन्हें कुछ पैसे मिल रहे थे, रुकुमात मिल रहे थे, उनका नाम एक दीवार पर उन्होंने लिखा है, जिसकी वजह से अब जो है अवाम की जानिब से नाराज़गी पाई जा रही है अवाम के अंदर, और साथ ही साथ महकमे सोशल वेलफेयर को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। खबर जरा महकमे सोशल वेलफेयर की आपको बताते हैं, जिन्होंने नौगाम इलाके के अंदर बेवाओं की फहरिस्त को एक दीवार पर लगा दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पेंटिंग करके कर दिया है, जिसके बाद अवामी राब्ता साइट पर एक तूफान मचा हुआ है और महकमा सोशल वेलफेयर की इस कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चंद रुपये देने के बाद जिस तरीके से इज्जत नफ्स को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, इसके बाद अभी तक भी महकमा सोशल वेलफेयर ने कोई वजाहती बयान इसमें नहीं दिया है। कहा गया कि जिस तरीके से खुलेआम पर ये फरिश्तें जारी कर दी गई हैं, हो सकता है कि किसी की इज्जत नफ्स से पामाल हो, लेकिन महकमा सोशल वेलफेयर आज तक इस तरीके से नहीं करता आ रहा था। पहली बार ये देखने को मिला है कि नौगाम इलाके के अंदर इस तरीके से कि एक फरिश्त किसी दीवार पर लिखी गई है। एक तो होता है कि पोस्टर चस्पा किया जाता तो ठीक था, अब ये बाज़ाब्ता तौर पर पेंटिंग करके उन सभी बेनिफिशरीज़ के नाम जो इस इलाके के हैं उनके नाम तहरीर कर दिए गए हैं, जिसमें ये कह दिया गया है कि ये वो लोग हैं जिन्हें हम विडो पेंशन देते हैं, यानी बेवाओं का पेंशन देते हैं। अब बेवाओं का पेंशन कितना है जी? चंद 100 रुपया, चंद हज़ार रुपया तक हो सकता है ये। लेकिन जिस तरीके से उनको तजलील किया गया है, इस पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया राब्ता साइट पर भी ज़बरदस्त हंगामा है और कहा जा रहा है कि इससे इज्जत नफ्स जो है वो लोगों की पामाल हो रही है और इस तरीके की कार्रवाई करने की किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आज तक यानी माजी में और अभी तक भी इस तरीके से कभी नहीं देखा गया कि मुश्तहिर की गई हो फरिश्तें इस तरीके से, जो कोई दीवार हो वहाँ पर लिखी गई हो और उस इलाके के नाम और उस इलाके के लोगों का नाम लिखा गया हो और उन्हें ये कहा गया कि ये लोग हैं जी जो मुस्तहिक है, जिन्हें हम पैसा दे रहे हैं। शायद आज तक ये नहीं था, हो सकता है डिपार्टमेंट से एक ट्रांसपेरेंसी का नाम दे, लेकिन सोशल साइट्स के ज़रिए से जो हम अभी तक देख पा रहे हैं और जो अवामी राब्ता है वो लगातार ये बता रहा है और अवाम जो है वो इस पूरी कार्रवाई से नाला है। उनका मानना है कि अगर ऐसी ही ट्रांसपेरेंसी करनी थी
तो मकामी इलाके के ज़िम्मेदारों तक की इस फरिश्त को पहुंचाया जाता, मकामी औकाफ कमेटियों को वो लिफ्ट सौंपी जाती, उन्हें कहा जाता कि सोशल वेलफेयर इन लोगों को फंड दे रहा है, आप रिवेरीफाई या वेरीफाई करके देख लीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से ये फरिश्तें लगाने का काम शुरू हो गया, जिस तरीके से लिखने का काम, पेंटिंग का काम शुरू हो गया है, इससे इज्जत नफ्स जो है वो आवाम की और आम लोगों की पामाल हो रही है और सोशल वेलफेयर महकमे को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रख दिया। कुछ लोग इसे ट्रांसपेरेंसी से देख रहे हैं, ताहम अभी सबकी नज़रें अब महकमे सोशल वेलफेयर पर रहेंगी कि महकमा सोशल वेलफेयर इस पूरे मामले पर किस तरीके से अपना रद्दअमल देगा। लगातार हमने बड़ी कोशिश की थी कि इस पर रद्दअमल लिया जाए, लेकिन सुबह हमें मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन खबर आपके सामने है, राब्ता साइट्स पर बहुत ज़्यादा हंगामा इस पर ऑलरेडी मच चुका है और तस्वीर आज सुबह जब हमने क्रॉस चेक करने की कोशिश की क्या कल से कोई तब्दीली तो यहाँ पर नहीं है, तो आज सुबह 8 बजे की तस्वीर आपके सामने है, जब अभी भी वो सारे नाम जो बेवाओं के हैं, मोहताजों के हैं, इस दीवार पर लिखे गए हैं और सोशल वेलफेयर महकमे ने अपना काम पूरा करने की कोशिश की है एक तरफ से अगर देखा जाए। लेकिन अवाम इस पूरे से नाला है और उनका मानना है कि इज्जत नफ्स इससे मजरू हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए नाज़रीन बढ़ते हैं आगे। बात अब ज़रा करेंगे जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन के हवाले से, जहां 2 रोज़ कबल ही हदबंदी कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई थी, जो गैजेट भी पेश किया था, उस पर कहीं ना कहीं सियासी जमातों की जानिब से जो अपना रद्दअमल है उनकी तरफ से जाहिर किया गया है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट का खैर मकदम किया और पैनल का शुक्रिया अदा किया, वहीं पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जो दीगर जमातें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने इस पर तनकीद की है और उसे यकसर मुस्तरद भी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अब जम्मू में भी इसका असर देखने को मिला है और ख़बर यह है कि जम्मू के हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं वो बैक आवाज़ इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही हैं और ख़बर यह है कि कल जम्मू के अंदर भी एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। ऑल पार्टीज़ यूनाइटेड मोर्चा के एहतमाम से कल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, सीपीआई समेत कई मकामी तंजीमें इस नौमुंतखबा इत्तेहाद के अंदर इजलास में जो इजलास तलब किया गया है उसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। और जिस तरीके की डिलिमिटेशन रिपोर्ट सामने आई है, हदबंदी की रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट पर जहां तबादला ख्याल किया जाएगा वहीं पर आने वाले मुस्तकबिल को चॉक आउट और स्ट्रेटजी बनाने की भी बात सामने रखी जा रही है। ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चे की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कल का इजलास जो होगा वो जम्मू की सियासत के एतबार से इंतहाई अहम होगा। अब एक तरफ से पीएचडी कश्मीर के अंदर है और दूसरी तरफ से जो नया मोर्चा अब ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा बन चुका है, ये जम्मू के अंदर क्या सियासी रंग लाएगा ये आने वाला दिन बताएगा। लेकिन सबकी नज़रें कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद सियासी जमातों पर है कि सियासी जमातें किस तरीके से रद्दअमल कर रही हैं और अपने आप को किस तरीके से गियर अप कर रही है। कश्मीर सूबे के लिए हदबंदी की रिपोर्ट आने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो सीटें मिली हैं वो 47 के करीब जम्मू डिवीज़न को मिली है 43 और इसी तरीके से कश्मीर सूबे को भी अपना शेयर मिला है। ताहम 90 असम्बली सेगमेंट्स अब बने हैं, इसमें SC STs को भी अपना अपना दर्जा मिला है और इसी चीज़ को लेकर हंगामा कई जगहों पर देखने को मिला है। ताहम अभी जो हमारे पास खबर आ रही है तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गुजर बकरवाल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिनमें गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू, ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल फाउंडेशन जम्मू, अखिल भारतीय गुजर महासभा जम्मू, जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल फोरम, रियासी गुजर बकरवाल इत्तेहाद काउंसिल, रजौरी एंड शर्माथन ट्राइबल वेलफेयर फाउंडेशन पुंछ और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म की इस पहल का शुक्रिया अदा किया है, जिसके तहत एक STs के लिए मखसूस सीटें रखने की बात सामने रखी गई और बाज़ाब्ता तौर पर एक रिजर्वेशन का सिस्टम जो है वो सामने रखा गया है। इधर ये भी माना जा रहा है कि कुछ सियासी पंडितों की वजह से जो ये पूरी हदबंदी सामने आई है, इसको लेकर जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने अपने तरीके से अब दोबारा एसेस कर रहे हैं कि किसको कैसे कहाँ पर उठाया जाए। तो बड़ी खबर ये कि कल का दिन जम्मू की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि खबर यह है कि ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चे का इजलास कल मुनक्किद होने जा रहा है और इस इजलास के अंदर
कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, CPIM भी शामिल हो सकती है, CPI भी शामिल हो सकती है, पैंथर्स का नाम नहीं बचा है और कुछ और रीजनल पार्टियां जो हैं जिनका थोड़ा बहुत भी वजूद है वो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाकर एक इतिहाद को बनाने की कोशिश करेंगे और हिकमत अमली को चॉकआउट करेंगे कि हदबंदी की रिपोर्ट आने के बाद अब आगे की मुस्तकबिल को कैसे लिया जाए। तो दोनों बातें हमने आपके सामने रख दी जी। एक तो कल का इजलास भी है और उसके साथ साथ तकरीबन 1 दर्जन के करीब गुजर बकलवार ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो तंजीमें हैं, उन्होंने हदबंदी कमीशन का भी शुक्रिया अदा किया और साथ साथ वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने दीरीना मांग को पूरा किया है। तो सियासी एतबार से इंतहाई अहम दिन माना जा रहा है कल, और आने वाले दिनों में अब लगातार और मैराथन आप इस तरीके की मीटिंग्स होते हुए देखेंगे, कश्मीर के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी। बात जब हम जम्मू की आपको बता रहे थे, सियासत आपको जम्मू की बता रहे थे, लद्दाख में भी मौसम का मिजाज ठीक होने के साथ ही सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और खबर यह है कि LBA और KDA का आने वाले दिनों में हो सकता है इजलास और जून आते आते एक हिकमत अमली को मुरतब किया जाएगा जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे लद्दाख के अंदर एहतजाजी धरने की कॉल दी जा सकती है। बावसूख ज़राए से जो हमारे पास इतलात आ रही है वो ये है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर जो लेह अपेक्स बॉडी है, LAB है, और उसके साथ साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये दोनों जो है ये एक दूसरे के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं और मीटिंग अनकरीब होगी जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या जून के बाद एक बड़े हमगीर एहतजाज का ऐलान किया जाए या फिर कुछ और दिन रुका जाए। ये एहतजाज इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली से अभी तक कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स न तो LBA के लिए गया है और ना ही KDA के लिए गया है, और यही वजह है कि लगातार मशावरत और मीटिंगों के बाद अब ये सिलसिला सामने आया है कि आने वाले महीने में अब एहतजाज होगा। और ये एहतजाज की जो फ्रेम आउट करने का सिलसिला है इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लद्दाख की दोनों पार्टियां जो LBA है और KDA हैं वो ये लगातार चाह रही हैं कि वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो और उन्हें एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन और स्टेट के तौर पर तस्लीम किया जाए। कमर अली आखून साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं लद्दाख से, और ये जनाब KDA के को चेयरमैन भी है। इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की सूरत हाल इस वक्त बन रही है। कमर अली आखून साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर हमारे पास आ रही है कि 1 जून के बाद हमगीर एहतजाज का ऐलान हो सकता है और उससे कबल LAB और KDA का इजलास भी हो सकता है। क्या हम ये माने कि मरकज की सरद महरी के बाद इतना बड़ा फैसला दोनों बड़ी जमातें ले रही हैं? देखिए बात ये है कि अभी फिलहाल के लिए तो हम लोगों ने अभी ना ज्वाइंट मीटिंग की है ना KDA ने अलग मीटिंग की है। अभी तो मैं श्रीनगर में हूँ, इंशाल्लाह जब करगिल जाएंगे KDA कमेटी की मीटिंग हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर एपेक्स बॉडी के साथ भी हमारी गुफ्तगू होगी और कल आगे क्या अमल मुरतब करेंगे वो मिल के ही करेंगे। अच्छा, मरकज के साथ क्या कोई राब्ता है जी आपका? क्योंकि लगातार आप लोग कह रहे थे कि मरकज के साथ राब्ता है, बीच में ग्रीन सिग्नल भी आया था मीटिंग्स को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो दीनीना मुतालबात लद्दाख के हैं जॉइंटली, जिनमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मामला है, 10 तरह की बातें हैं, उन पर एक पेशरफ्त होगी। तो कहाँ तक वो मामला आगे बढ़ा है? अभी तक कहीं नहीं बढ़ा है। सिर्फ जो LG के जो इसमें थे कम्पिटेंसी में थे, यानी उन्होंने वो हमारा ये स्टेट सब्जेक्ट का मसला था, स्टेट सब्जेक्ट का जो परमानेंट रेजिडेंट का जो है वो इशू किया इन्होंने तहसीलदार को पावर दे के। उसके अलावा कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें रिस्पांस जो है, सही रिस्पांस जो है ही नहीं। अब उनका ये कहना है, शायद ये कह रहा है कि हम लोग जो है आपको यूटी विथ लेजिस्लेचर जो है देने के लिए तैयार है, वैसा कुछ बात आ गया। तो हम लोग तो इस केस विभाग में तो है ही नहीं। हम गवर्नर यानी गवर्नर के जो है अंदर जो हम काम करना नहीं चाहते हैं, ना हम रहना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा यूटी के खिलाफ रहे हैं और हम जो है जस्टिस जो है उसके अंदर हम कभी रहना नहीं चाहते। इसलिए हमने ये डिमांड किया है, ज्वाइंट डिमांड है ये जी। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे कोर्ट में भी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी हम पार्टी है करगिल के जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस
تو اس کے بعد جو ہے جو ہم لوگوں نے جوائنٹ جو ہمارا یعنی جوائنٹ ڈکلیریشن جو آ گیا، اسٹیٹمنٹ جو آ گیا، اس کے جو فائٹ کریں گے لے کرگل دونوں مل کے، ستیہ لداخ مل کے جو ہے کہ فل اسٹیٹ ہوڈ جو ہے ہمیں دے دینا چاہیے. تو اس کے علاوہ ہم کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اور یہ بھی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ اس طرح سے اس میں آ جانے کی بات جو آ رہی تھی. تو ہم نے کہا نہیں، ہم لوگ تو جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہوگا اور منزل یہی ہے کہ آپ کا فل فلیج اسٹیٹ جو ہے آپ دے دیجیے. تو اس کے لیے ہم لوگ ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. جو ہے ہماری میٹنگ بھی لگے گا اور ہم نے فیصلہ بھی کیا کہ یہ ہم ہمیشہ جو ہے یعنی فل اسٹیٹ کے لیے لڑائی ہے. اور گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس کے لیے جو ہے ہمیں مطلب گورنمنٹ انڈیا جو ہے وہ ہمیں ہماری بات جو ہے مان کے وہ دے دینی چاہیے. کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ بی جے پی والے یہی کہہ رہا ہے، فیمس یہی کہہ رہا ہے کہ لداخ والوں کو جو بھی چاہیے جو بھی مطالبہ کریں گے ہم فلفل کریں گے. تو ہم نے یہ جو مطالبہ ہمارا رکھا ہے اس کو فلفل کرنے کی جو ہے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، میٹنگ کے ذریعے کرے یا ایسے ہی اناس کرے، کس طرح سے کرے تو یہ جو ہمارا مطالبہ جو پورا ہو جانی چاہیے. کمرنگ صاحب ایک بڑی بات آپ نے کہہ دی کہ آپ کو یعنی لداخ کی لیڈرشپ کو ایک چیز آفر کی جا رہی تھی کہ یو ٹی ود لیجسلیشن آپ کو دیا جائے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نامنظور ہے. جی آپ ایک مکمل ریاست کا درجہ چاہتے ہیں؟ ہم مکمل ریاست دار دیتے، بالکل اس میں ہی ہماری بھلائی ہو اور اس میں ہی ہماری مطلب جو اصلی مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا. نہیں تو نہیں. تو اس میں جو ہے ہم نے پہلے بات رکھی ہوئی ہے، دونوں مل کے رکھی ہوئی ہے. اور ابھی تک مطلب پیسہ بھی جیسے میں نے کہا صرف وہ اسٹیٹ سرکٹ جو ایشو کیا انہوں نے یا آر سی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ایشو کرنے کی جو نوٹس جو ہے وہ گورنر صاحب نے یہاں پہ جو لیفٹیننٹ گورنر ہے اس سے نکالا. تو ابھی ہم بار بار ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ہم لیفٹیننٹ گورنر کے یعنی دو لوگ جو 3 لوگ جو ہے وہ ابھی تک حکومت چلا رہا ہے اور اس کے اندر اب رہنا چاہتے ہیں. ہم جمہوریت کے نظام چاہتے ہیں، جمہوری نظام جو بحال ہو. کمر صاحب کیا یہ ایل جی کے دفتر سے آپ کو کنوے کیا گیا تھا کہ یو ٹی وی لیجسلیشن یا دلی گورنمنٹ کی طرف سے کنوے کروایا گیا تھا آپ کو کہ یو ٹی وی لیجسلیشن آپ کو دیں گے؟ جی آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے. ارے مطلب ان کی طرف سے ہونا کسی طرح سے اس طرح کا بات نہیں آئی، لیکن بات اس طرح سے آئی کہ کیا نہیں آپ ڈیمانڈ کر لیجئے یو ٹی وی لیجسلیچر جو ہے وہ آپ مانگ کر لیجئے اور اس میں جو ہے پھر ہم لوگ کیا تو اور کر سکتے ہیں. صحیح باتیں آیا. اچھا ہاں جی آنے اس میں ہم اور جائیں گے. آفیشیلی کوئی اس طریقے کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، اس طرح کا کوئی لیٹر ویٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا، لیکن ان آفیشیل کی بات ہے کہ اس طرح کی بات آئی ہے ہمارے پاس. تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فل فلیج اسٹیٹ کا جو ہم نے مانگ کیا ہے اس پہ ہم کاربن ہے اور اس کو جو ہے ہو جانا چاہیے. کیونکہ ہمیشہ یہ ہمیشہ کہہ رہا ہے اور یہ ہوم منسٹر ہمیشہ کہہ رہا ہے کہ لداخیوں کو کچھ بھی ہم کہیں گے تو ہم لوگ یہاں پہ تیار ہے تو کر دیجیے مہربانی ہمیں جو فل اسٹیٹ کا جو ہے. اچھا آخوند صاحب یہ بھی بتائیے گا 2 اگست 2021 کو جو کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور لیہ اپیکس باڈی کے بیچ معاہدہ ہوا تھا، آپ آج بھی اس پر کاربند ہیں کہ مکمل طور پر اسٹیٹ ہوڈ اور کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ اس پورے خطے کے لیے؟ جی بالکل بالکل. چار جو ہے مطلب پوائنٹس پہ ہم لوگ ایگری ہو گئے تھے. ایک تو یہ فل اسٹیٹ ہوڈ کی بات تھی، دوسرا جو ہے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کی بات تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے سپریٹ ایم پی کا جو ہے بات تھا ایک لے کے لیے کرگل کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگوں نے یہی جو ریکوائرمنٹ جو ہمارا ابھی تک ہوا نہیں 3 سال سے رکا ہوا ہے ریکوائرمنٹ کرنے کے لیے اور یہ پی آر سی جو ہے ایشو کرنے کی بات تھی. اس 4 پوائنٹس پہ جو ہے ہم لوگ ایگری ہو گئے تھے. اور اس میں سے صرف وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا جو بات ہے وہ ایل جی کے تھرو جو ہے وہ حل ہو گئے تھے. باقی نتھنگ ہے، باقی کچھ بھی ابھی تک منظرام پر نہیں آیا، نہ حل ہوا، نہ ریکوائرمنٹ ابھی ہوا ہے، نہ بورڈ کوئی حالانکہ ہمارے پاس یہ جو بورڈ ہے اس میں ایس آر بی کا جو کیس ہے یا آپ ڈسٹرکٹ کی جو ریکروٹمنٹ بورڈ ہے وہ ہمارا ابھی تک جو ہے ابھی ایوالویشن ہوا نہیں ہے. 370 کے جس طرح اچھا جی بڑا امپورٹنٹ کیونکہ آپ کو چیئرمین ہے کے ڈی اے کے ایل اے بی کا لگاتار لیہ اپیکس باڈی کا لگاتار یہ ماننا ہے کہ جناب جون 1 تاریخ کے بعد ایک ہمگیر کیلنڈر جاری کیا جائے گا جی، جس میں ایک شدت ہوگی، آواز کو کافی زیادہ بلند کیا جائے گا. تو کیا کے ڈی اے اس کا پورا سپورٹ کرے گی یا کے ڈی اے تھوڑا ڈیفر کرے گی، دیکھے گی کہ کیا کچھ چلے گا؟ نہیں ہم لوگ جو ہے جو ہمارا مانگ رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے
جو ہم لوگ ایجنڈے میں بات رکھی ہوئی ہے اس پر ہم دونوں کو کاربن رہنا چاہیے. یعنی کہ اگر اپیکس باڈی جو ہے الگ چلے یا کہیں ڈیموکریٹ الگ نہیں چلیں گے, ہم ساتھ ساتھ چلیں گے. اور جو کچھ کرنے کی بات ہے وہ پہلے کے ڈی اے میں ڈسکس ہو جائے گا, اس کے بعد اپیکس باڈی کے ساتھ ڈسکس ہو جائے گا, اور جو بھی ہوگا مشترکہ کاروائی ہوگی, مشترکہ جو ہے عمل مرتب کریں گے. اور اچھا, مشترکہ خبر جو ہے ہم یہ لوگ بھی ہے کہ اس اپیکس طرح کا باڈی یہ چاہتی ہے کہ اگلے ہفتے نشست ہو تاکہ جون کے پہلے ہفتے آتے آتے ایک مکمل طور پر ضابطہ تیار کیا جائے کہ کیا کچھ کرگل کے اندر کرنا ہے اور کیا کچھ لیہ کے اندر کرنا ہے. اس طریقے کی کوئی خبر میں تصدیق ہے جی؟ نہیں, ابھی تک ہمارا مشترکہ جو ہے میٹنگ لگی نہیں, ابھی ہمارا کے ڈی اے کا ہی میٹنگ نہیں لگی ہے. انشاءاللہ ہم کے ڈی اے کا میٹنگ کرنے کے بعد جو ہے پھر اپیکس باڈی بھی ہمیں اپروچ کرے گا اور ہم بھی ان کو اپروچ کریں گے. اس کے بعد جو ہے پھر ہم بیٹھیں گے, بیٹھ کے جو ہے کیا آگے کرنے کی ضرورت ہے, کیا ڈیسیجن لینے کی, کیا کس طرح سے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے, کیا اس طریقے کا جو ہے ہم لوگ پھر ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے پھر منظرعام بنائیں گے, پھر آپ پہ آپ پہنچیں گے, پھر ہم لوگ اس کو جو ہے پبلک کریں گے. ابھی تک ہماری بات چیت ہوئی نہیں ہے, ڈسکس ہوئی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے کے ڈی اے کا بھی میٹنگ نہیں لگی. تو کے ڈی اے کا میٹنگ لگنے کے بعد جو ہے پھر بات ہوگی نا. بہت بہت شکریہ جی. قمر علی آخوند صاحب بتا رہے تھے پہلے کے ڈی اے کا اجلاس ہوگا, اس کے بعد ایل اے بی جو لے اپیکس باڈی ہے ان کے ساتھ مل کر مشاورت ہوگی. تاہم لے سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایل اے بی اس بار اپنے موقف میں مزید سختی لا رہی ہے, مزید سخت کر دیا انہوں نے, اور ان کا ماننا ہے کہ 1 جون تک اگر سرکار کی طرف سے کوئی بھی پہل نہیں کی گئی تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوگی اور ہمگیر احتجاجی کیلنڈر کو جاری کیا جا سکتا ہے. یہ لے سے ہمارے جو ذرائع ہیں ایل اے بی کے وہ لگاتار بتا رہے ہیں. تاہم کے ڈی اے کے کو چیئرمین کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں اجلاس ہوگا جس کے بعد پوری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور جو پروگرام ایل اے بی کی طرف سے سامنے رکھا جائے گا اس پر بھی غور و خوض کرنے کے بعد مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا. تاہم باتوں باتوں میں ایک بڑی بات یہ بھی آئی کہ ڈیمانڈ کیجئے گا کہ آپ کو یو ٹی ود لیجسلیٹر چاہیے, اور اگر ایسی ڈیمانڈ آتی ہے تو مرکز اس پر غور کر سکتی ہے. باتوں باتوں میں اس بات پر بھی گفتگو آج ہوئی ہے, یعنی کہیں نہ کہیں ٹریک 2 پر بات جیت آج کے دن میں بھی لداخ کے اندر جاری ہے. فی الحال چھوٹا سا بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو 2-3 بڑی اہم خبروں سے بتائیں گے, اور خبر جو خفیہ اداروں سے سامنے آ رہی ہے کہ ملیٹنسی مخالف کارروائیوں کے دوران کیا کچھ ان کے ہاتھ لگا ہے. پھر حج کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے. آگے بڑھیں گے آپ کو یاترا کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے اور کیا کچھ مختلف اضلاع کے اندر کیا جا رہا ہے اور لیفٹننٹ گورنر صاحب کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن وقت ہو گیا ہے جی چھوٹے سے بریک کا. ملاقات ہوگی آپ سے چھوٹے سے بریک کے فوراً بعد.